दोस्तों स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेयर कि हमारे वायुमंडल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे गैसेस की कौन-कौन सी गैसेस हैं, फिर हम पढ़ेंगे वाटर वेपर और जलवाष्प, फिर पढ़ेंगे डस्ट पार्टिकल, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो अब तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारी एटमॉस्फेयर में कौन-कौन सी लेयर्स है, फिर हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की संरचना। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपीएससी, सीडीएस के, एनडीए के, सीएपीएफ के एग्जाम में और कुछ पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये नोट्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि वायुमंडल की संरचना। सबसे पहले पढ़ते हैं परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस है और उनका कितना कितना परसेंटेज है, और जो परमानेंट गैस है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 28, फिर आर्गन 0.9, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। बाकी ये और भी गैसेस है। बाकी इंपॉर्टेंट तो यही है, ये क्वेश्चन में पूछ दे कि नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन कितना है। तो फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम, एक मिनट। हाँ, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन इज फाउंड अप टू 120 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर तक पाया जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन है ना हमारे वायुमंडल में, तो 120 किलोमीटर तक है, वहाँ उसके ऊपर जाएंगे हम तो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये नोट्स ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, दीज गैसेस आर फाउंड अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है, ये जो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। मतलब 90, जैसे ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है और ये यहाँ तक 90 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक पाई जाएंगे। इससे ऊपर जाएंगे हम तो ये खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम कि 99% of the total mass of atmosphere is confined within 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो वायुमंडल का कुल द्रव्यमान है बल लगभग जो 99% है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर के भीतर ही पाया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गैसेस कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं और उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट एविडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है, एक मिनट। तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन। और कितना पाई जाती है, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन 78%। फिर दूसरा पॉइंट है प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, कि पौधों को उनकी अगर पौधों को जीवित रहना है ना, तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को, ठीक है। उसके बाद दूसरी गैस पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस पर, जो ग्रीन हाउस है ना उसमें सबसे बड़ा योगदान, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, इसके आगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एग्जाम में यहीं तक पूछता है कि जो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सी गैस है, तो उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन इट इज अ प्राइमरी फाउंड इन द स्ट्रोस्फेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर above the earth surface with about 90% of its concentrated in this layer। तो यह मुख्य रूप से समताप मंडल में पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि जो ओजोन परत है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ये मतलब बहुत बार पूछा है एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना कि कौन सी वो लेयर में ओजोन पाया जाता है। जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जो ओजोन लेयर है ना वो 10 से 50 की, अभी हम यहाँ देखते हैं, अगर मैंने यहाँ लगाया तो था वो, हाँ ये ओजोन है ना यहाँ पे, ये ओजोन की लेयर है, ठीक है, ये तो अब वापस चलते हैं। हाँ ठीक है, तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जिसमें से लगभग 90% इस परत में केंद्रित होता है। जो ओजोन लेयर है ना उसका बल 90% ताप मंडल में ही होता है। Ozone is produced by gaseous chemical reaction naturally formed by action of UV radiation on oxygen molecules। जो ओजोन गैसीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, जो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन अणुओं और यूवी विकिरण द्वारा
बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, ठीक है, फ्रॉम द सन, प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। इट कैन कॉज बाय स्किन कैंसर अदर हेल्थ इश्यूज। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा कि एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि जो ओजोन परत है वो क्यों किस चीज से हमारी वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो ठीक है, वो परावैंगनिक किरणों से इनको क्या करते हैं, ओजोन सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और उनको अर्थ में नहीं आने देते, उनको रोक लेती है वहीं। ठीक है, जो पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाता है और त्वचा का कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यूवी रेज है ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होंगे, इसलिए उनको जो है ओजोन जो लेयर्स है वो उनको वहीं रोक लेती है और पृथ्वी पे नहीं आने देती है। ठीक है, इसलिए ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओजोन सपोज मानो कि अगर ओजोन लेयर ना हो, ये ओजोन लेयर है तो ये नहीं होगी तो क्या होगा, बल तो हमें स्किन का कैंसर होगा। ठीक है, और अन्य बीमारी हो सकती है हमें, लेकिन मेन ये है कि स्किन का कैंसर। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अगर अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। ओजोन होल, द लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल ओजोन। तो अंटार्कटिका के ऊपर समतापीय मंडल ओजोन की हानि और ओजोन की कमी ध्रुव पर, मतलब जो हमारा अंटार्कटिका है ना, मानो चलो अभी अर्थ है, ठीक है, तो इसके अंटार्कटिका में ना वहां से वहां पे जो ओजोन में उस पे ना छेद हो गया है, मतलब कि ओजोन की लेयर वहां पे पतली हो गई है, तो वहां से दिखता है वो। रीजन फॉर ओजोन कि ओजोन पे अब ठीक है कि जो ओजोन है ना, तो वो उसे छेद क्यों हो रहा है, कि वो मतलब खराब क्यों हो रही है, हमारी ओजोन परत कम क्यों हो रहा है। तो उसके लिए सबसे जो मेन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेन रीजन तो यही है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो वो उसको ना ओजोन को हार्म करती है बहुत। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा याद रखना। तो हाँ, तो एक और पॉइंट है कि थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड, कि जो ओजोन की मोटाई है ना उसको उसे किस चीज से नापते हैं, तो उसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट से। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे वाटर वेपर और जलवाष्प के बारे में। ठीक है, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं बस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के 20 से 25 पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट करना, तो हम इसका पीवाईक्यू भी कर लेंगे साथ साथ ही। अब तक कौन कितने क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जलवाष्प, वाटर वेपर कंटेंट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, जितना ऊपर जाते हैं हवा में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, जैसे मानो ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा स्पेस है पूरा ऊपर। ठीक है, ये मान लो ये स्पेस है पूरा, ये अर्थ है। तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे ना, ऊपर 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 जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या है, जलवाष्प क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो हमारा जो वाटर वेपर जलवाष्प है उसमें कमी होती है, और ये टाइम ऐसा आएगा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प जो है पूरी तरह से नहीं मिलेगा, हमको खत्म हो जाएगा। डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, जलवाष्प है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, मतलब भूमध्य रेखा में सबसे अधिक वो होगा, जलवाष्प होगा। ठीक है, ध्रुव जो पोल्स है हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, वहां पे कम होगा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। तो वही बोल रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के पड़ते हैं ना, कि एक रेखा है भूमध्य रेखा, तो उसके ऊपर जो है सबसे अधिक जलवाष्प मिलता है। और जो हमारे ध्रुव पोल्स है ना, नॉर्थ उत्तरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पे सबसे कम जो है जलवाष्प मिलता है। In warm and wet tropical areas, water vapor can make up to 4% of the air volume. जो गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहाँ 4% तक ही वो होता है क्या, हाँ वहाँ 4% ही वो होता है जलवाष्प, वाटर वेपर। और ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में 1% से कम। शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा हवा का आयतन के अनुसार 1% से कम होती है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, कि जो हमारा वो है ना वाटर वेपर, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, हमारी चादर की तरह काम करती है। allowing the earth maintain a balanced temperature, it prevent the earth from upcoming too hot and too cold। जो वायुमंडल में जलवाष्प एक कंबल की तरह कार्य करता है। और कंबल की तरह कैसे काम करते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है, मतलब बैलेंस रहता है। पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक गर्म भी नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा। यह दिन के समय गर्मी को फंसाकर पृथ्वी को अधिक गर्म होने से रोकता है, और रात में कुछ गर्मी को बनाए रखकर पृथ्वी को ठंडा होने से बचाता है। और कुछ गर्मी ना बचा के रखता है, और रात को भी बहुत ठंडा ना हो इसलिए। ठीक है, तो जलवाष्प वायु की स्थितियां और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जलवाष्प जो है इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे हम तीसरा, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसर्टेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो धूल के कण कण है ना, वो जो अर्थ की सबसे निचली परत है ना, उसमें
उसमें होती है। अर्थ की सबसे निचली परत कौन सी है, यहाँ देखते हैं, वो हम आगे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, लेयर्स के बारे में। तो ये है मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो जो वो है ना, वह धूल के कण, तो वो सबसे निचली वाली परत में ही होते हैं। और बढ़ेंगे, ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में शुष्क हवाओं के कारण उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल कणों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, ठीक है। धूल और नमक कण हाइड्रिक रूप में कार्य करते हैं। जलवाष्प इन नाभिकों के चारों ओर संगलित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का घनत्व कितना है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो वायुमंडल का घनत्व है वो पृथ्वी के जो सबसे निकट क्या है, सबसे ज्यादा होगा बल, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है तो इसके सबसे पास ना वायुमंडल का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा उसकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व भी कम होता है। और ऊंचाई पर कम हवा दबाव ऊपर से दबाव डालती है, जिससे घनत्व कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर, ये ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस मतलब यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर अर्थ में, हमारी अर्थ में वायुमंडल ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये है, यदि पृथ्वी के पास वायुमंडल नहीं होता है तो दिन और रात के बीच तापमान का अंतर अधिक बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास वो ना हो एटमॉस्फेयर, तो ठीक है, तो दिन और रात में जो है ना वो तापमान बहुत बढ़ जाएगा उसमें। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स। हाइड्रोजन इज द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हिंदी में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। इसकी बहुत अधिक मात्रा के बावजूद पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन बहुत कम है। तो ये बोल रहा है कि ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन बहुत अधिक होता है लेकिन पृथ्वी में बहुत कम होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ना हाइड्रोजन बहुत कम होता है। तो इसका कारण है कि हाइड्रोजन परमाणु बहुत हल्के होते हैं और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतने हल्के तत्वों को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आसानी से अंतरिक्ष में निकल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर इन विच द गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में जो गैस है ना वो उनके गायब होने का क्रम, ये एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए नोट्स में यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है। तो तो जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं तो वैसे वैसे कौन से गैसेबल गायब होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कंडीशन। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो the troposphere is the lower at the highest altitude near the pole and highest at lower altitude near the equator। जो क्षोभ मंडल है ऊंचे अक्षांशों के पास, मतलब ध्रुवों के पास, जो ध्रुव है ना पोल्स, माना ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मैंने प्लेन में बना दिया, ठीक है, मतलब गोल नहीं बनाया मैंने, तो गोल बना दिया, ये अर्थ है, ये पोल्स है यहाँ पे, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास जो है क्षोभ मंडल है वो सबसे नीचे पाया जाता है। और जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये इसके सबसे दूर होता है। कौन सा, क्या, क्षोभ मंडल, ठीक है, समझ गए ना, मतलब जो हमारे ध्रुव है वहां पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होगी, यहाँ से कम होगा, और जो इक्वेटर है यहाँ से ज्यादा होगा, ठीक है। एक्सटेंड अप टू अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अप टू अबाउट 18 किलोमीटर द इक्वेटर एंड एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। जो ध्रुव के पास 8 किलोमीटर तक, मतलब ये पोल्स है ना, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम तो हमें मंडल यहाँ तक है। और अगर हम यहाँ से जाएंगे पोल से तो 18 किलोमीटर तक ये वो होता है क्षोभ मंडल। और इसकी एवरेज हाइट जो है 13 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ -1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर इन हाइट और 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे पर किलोमीटर। तो ये भी बहुत बार पूछा है यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये क्या बोला है, टेम्परेचर डिक्रीज एट रेट ऑफ, अगर हम देखो ये माना ये अर्थ है, ठीक है, एक मिनट है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अगर हम अर्थ से 160 मीटर ऊपर चले गए, 160 मीटर, ठीक है, तो ये हमारा 1 डिग्री माइनस हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हर जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे अर्थ से तो 1 डिग्री ये हमारा जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। मतलब अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले गए अर्थ से, हमारा टेम्परेचर 6.5 कम हो जाएगा, ठीक है।
तो हर 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 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 हमारा टेम्परेचर जो कम होगा। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज द ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, दिस इज बिकॉज हीट। हाँ तो ठीक है, जो क्षोभमंडल की मोटाई है वो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। जो हमारी भूमध्य रेखा है ना अर्थ के बीचों बीच, तो उसके ऊपर जो है, जो हमारा क्षोभमंडल है उसकी मोटाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि आज जो है ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ दे कि कहाँ मोटाई अधिक होती है, ध्रुव के पास होती है या भूमध्य रेखा के पास। तो जो साउथ और नॉर्थ जो ध्रुव है ना, तो वहां नहीं होगी, वहां तो पतली होगी, तो सबसे मोटा होगा जो भूमध्य रेखा के पास। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उपमंडल में सभी जलवायु और मौसमी परिवर्तन होते हैं। यह वह जहाँ अधिकांश मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, बादल, तूफान, वर्षा। अब यहाँ से समझाता हूँ मैं, ठीक है आपको। तो ये लेयर है, ये सारी लेयर्स हैं। और अभी हम पढ़ रहे क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, ये फर्स्ट वाली। तो ये कितनी है, ये इसके अंदर ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, तो जितनी भी हम देखते हैं ना, यहाँ बारिश हो रही है, बादल लग रहे हैं, बर्फ आ रही है या तूफान आ रही है, तो उस इसी यहीं तक आते हैं वो क्षोभमंडल में, इसी इसी लेयर्स में होती है वो। जैसे हमारे गुब्बारे उड़ते हैं गर्म, ठीक है, मौसमी गुब्बारे उड़ते हैं, जो जो हमारे टाइम वो उसको मौसम वगैरह को देखते हैं ना, तो उन सबको वो सब उड़ते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर, वो जो छोटे वाले हेलीकॉप्टर होते हैं ना, ये एरोप्लेन तो तापमंडल में होते हैं। वो हेलीकॉप्टर जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे छत के ऊपर से देखते हैं, तो वो बस क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, वो ऊपर नहीं जाते। ठीक है, और जो बारिश, बादल या ओस या फिर ये सब घटनाएं होती हैं, ये इसी में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, हाँ, क्षोभ मंडल में सभी जलवायु मौसम परिवर्तन होते हैं। तो ये भी यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन से लेयर्स में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती है, तो वो होती है हमारे इसी में, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में। सभी जैविक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण परत है। हाँ, जो ये क्षोभ मंडल है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि बारिश यहीं हो रही है, बर्फ यहीं आ रही है, तो इसी में हो रही है ना सब, तो बस इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोपोज क्या है? Tropopause is the boundary layers that separate the troposphere and the stratosphere। ठीक है, तो ट्रोपोपोज क्या है? यह एक, इनके बीच में एक लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है, किसके बीच में? समताप क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में, जैसे ये है ना, ये है समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इनके बीच में एक परत होगी। ठीक है, तो उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये दो पेज है ना, ये के, तो इनके बीच में ये अलग हो रखा है ना, अब ये दोनों सेपरेट हो रखे हैं, तो ये लेयर है ना, तो बस ऐसे ही समझ लो। तो उनको, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन अलग करता है, तो ट्रोपोपोज। ठीक है, इट इज एन एक्सोथर्मल जोन वेयर द टेम्परेचर रिमेन। हाँ, तो देखो, यह एक समताप परत है जहाँ तापमान स्थिर रहता है। मतलब देखो, यहाँ तापमान स्थिर रहेगा, ना बहुत ज्यादा ठंड होगा ना बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, टेम्परेचर एट ट्रोपोपोज, तो यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर एंड 45 डिग्री ओवर पोल्स। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर इसका तापमान -80 डिग्री होगा, और जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है ना, वहां पे -45 डिग्री। ठीक है, जेट एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई एट द ट्रोपोपोज और लोअर। हाँ, तो जो हमारे जेट विमान है ना, जो फाइटर, हाँ फाइटर, उनको समझ लो इस टाइप के ना, जेट एयरक्राफ्ट, जेट विमान, वो ट्रोपोपोज में उड़ते हैं। ठीक है, ट्रोपोपोज और निचले समताप मंडल, निचला मतलब कि जैसे ये यहाँ उड़ती होंगे ना वो, जैसे मान लो ये ट्रोपोपोज है। ठीक है, और ये समताप मंडल है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, यहाँ तो ये नीचे वाला समताप मंडल यहाँ, और ये ट्रोपोपोज यहाँ उड़ते हैं, मतलब जेट जेट एयरक्राफ्ट। ठीक है, बिकॉज नो क्लाउड। हाँ, तो वहां क्यों उड़ते हैं बोले, तो लिखा है नो क्लाउड, क्योंकि वहां बादल नहीं होते, जलवाष्प नहीं होता, वहां आंधी तूफान कुछ नहीं आता, तो इसलिए वो वहां उड़ते हैं। जेट स्ट्रीम रन्स एट द हाइट ऑफ 5 to 12 किलोमीटर। जो जेट स्ट्रीम्स है ना वो, तो 5 से 12 किलोमीटर के ऊपर तक ही बस रन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम समताप मंडल, दूसरी लेयर। फर्स्ट तो हमने पढ़ ली। ठीक है, क्षोभ मंडल, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड है समताप मंडल। एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ देखते हैं, ये समताप मंडल है। ठीक है, ठीक है, ये समताप मंडल है, ये पृथ्वी का ये, तो यहाँ से 50 किलोमीटर तक, ये यहाँ तक
कि यहाँ तक 50 किलोमीटर है, यहाँ तक हमारा समताप मंडल है, ठीक है। ये समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला है। सॉरी, हाँ तो ठीक है। ठीक है। यह लगभग बादलों और संबंधित मौसम घटनाओं से मुक्त होता है। यहाँ बादल, बर्फ, आंधी, तूफान कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सारे नीचे होते हैं। कौन से? क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो समताप मंडल में मौसम, बादल ऐसे कुछ नहीं होता है वहाँ, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फीयर, गुब्बारे, मौसम गुब्बारे मतलब कि जो गुब्बारे अगर आपने देखे होंगे ना, तो उनको भेजते हैं यहाँ से हमारे वेदर को चेक करने के लिए। और जेट विमान जो मैंने ये बताया, वो अक्सर निचले समताप मंडल में उड़ते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि जो जेट एयरक्राफ्ट है वो लोअर, वो निचले समताप मंडल में और ट्रोपोपॉज़ में उड़ते हैं। द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीज द इंक्रीज इन हाइट। हाँ, तो समताप मंडल में ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जैसे जैसे हम समताप मंडल में ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है, तापमान बढ़ेगा। मतलब अगर हम देखो ऊपर जा रहे हैं तो कम रहेगा, और ऊपर जाएंगे तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मतलब जितना ऊपर जाएंगे हम इस लेयर में, तो उसमें क्या हो, तापमान उतना बढ़ेगा। लेकिन जो हमने पिछला वाला पढ़ा था क्षोभ मंडल, उसमें क्या था, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जितना ऊपर जाएंगे हम उतना तापमान बढ़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं तो इसको ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे हम मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, ठीक है। अब पहले दिखा लेते हैं कहाँ पे है। ये है मध्य मंडल, ये ठीक है। तो ये मध्य मंडल है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। मेसोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 15 किलोमीटर टू अराउंड 85 किलोमीटर। जो मध्य मंडल है पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला है। 50 किलोमीटर तक तो ये फैला था, ये पिछला वाला समताप मंडल ना। अब 50 से और ऊपर जाएंगे हम, 50 से 85 तक। ये ना, यहाँ देखो 50, 51 से 80, तो वहाँ मतलब 80 85 नहीं, तो वही है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा, अगर 80 दिया होगा तो 80 है, मतलब 80 85 अलग अलग नहीं देंगे, वो एक ही उसमें, तो 80 देंगे, 85 देंगे, ठीक है। तो 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल है। इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये जो सबसे, ये वाली लेयर है सबसे ठंडी लेयर है, ठीक है। ये समताप मंडल में मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये निम्न तापमान मध्य मंडल में सबसे, हाँ, तो जो सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेसोस्फीयर। जो सबसे कम तापमान मेजर किया गया है, तो मध्य मंडल के ऊपरी भाग में किया गया है, ठीक है। मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये मध्य मंडल है, एक मिनट, ये तो यहाँ बोला कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ, तो ये मध्य मंडल तो इतना मोटा है ना, देखो इतना मोटा है। तो सबसे अगर ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है, तो सबसे मतलब इसके मध्य मंडल के सबसे ऊपरी भाग में, ये ऊपरी भाग है ना, तो यहाँ सबसे सबसे कम तापमान होता है बोले, यहाँ, ठीक है। हाँ, तो लोएस्ट टेम्परेचर इसके अपर पार्ट में, इसके ऊपरी भाग में, जिसको इसका ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ सबसे कम तापमान होता है। कहाँ दे हम, हाँ ठीक है। अब एक कर्मन लेयर, ठीक है, यह परत भी अंदरूनी और बाहरी वायुमंडल का एक विभाजन, इससे कर्मन, हाँ तो कर्मन लेयर भी देख लो, ये यहाँ पे कर्मन लेयर मध्य मंडल के थोड़ा ऊपर है। यहाँ से अंतरिक्ष स्पेस का स्पेस शुरू हो जाता है इसके आगे जाने पर, ठीक है। दिस लेयर इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम मेटेरोइड्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि वह परत पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाती है और वायुमंडल, ज्वारे और तरंगों का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ तो ठीक है। तो ये परत है ना, तो ये क्या करती है, यहाँ भी, यहाँ इसमें भी है, देखो ये क्या करते हैं, जो उल्काएं आते हैं ना बाहर से हमारे एटमोस्फेयर में, तो मध्य मंडल में क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं सारे, इसी मंडल में खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं संताप मंडल में, ठीक है। संताप मंडल में तो जहाज जो कूद उड़ते हैं ना, तो कौन सा कि यहाँ तक आ गए तो जहाज को कभी भी डैमेज हो सकता है, तो ये यहाँ तक नहीं आ पाते। जो मध्य मंडल है इनको यहीं रोक लेता है, यहीं खत्म कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो मीटेरॉइड्स है वो कहाँ तक, तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि मध्य मंडल तक आते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज, तो मध्य मंडल में ऊंचाई है, तो इस मंडल, मध्य मंडल में फिर क्या है, जैसे ध्रुव मंडल था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान घटेगा। तो सबसे कम तापमान कहाँ पे होगा, जहाँ पर इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा मध्य मंडल का, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ताप मंडल या फिर आयन मंडल भी बोलते हैं इसको, थर्मोस्फीयर या आयन मंडल। एक्सटेंड अबाउट 80 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर। अभी देखो ये है ताप मंडल, ठीक है। ये 80 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक, यहाँ 800 लिखा है, हाँ यहाँ 400, तो एग्जाम में आएगा तो शायद 400 ही आएगा, ठीक है, तुम 400 ध्यान रखना, ठीक है। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल है, ठीक है। द टेम्परेचर इंक्रीज विद
एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी हम और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा, इस वाले में भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स कर लेना, ठीक है। आयनोस्फीयर और पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, तो आयन मंडल के नाम से, तो जो आयन मंडल है, आयन मंडल और तापमंडल है, थर्मोस्फीयर एक ही है, ठीक है। इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन, हाँ, तो इसमें जो है, इसमें आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, इसमें आयन और फ्री, ये भी एग्जाम में पूछ रहे हैं यूपीएससी के, कि इसमें क्या है, इसमें आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस वाले में, ठीक है। यहाँ देखते हैं ना, हाँ, तो इस वाले में ना आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा है तो ध्यान रखना। अब एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल, ठीक है, ये हमारा बाह्य मंडल, ये तो बाह्य मंडल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसकी सबसे बाहरी, सबसे आखिरी वाली परत है बाह्य मंडल, एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर से ऊपर जाने पर हमें बाह्य मंडल मिलेगा। ये है, ये 400 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे ना तो ये पूरा बाह्य मंडल है, ठीक है। बाह्य मंडल पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, हाँ, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 400 मीटर से शुरू होती है और आगे तक चलती है। हाँ, यहाँ यहीं तक था बस। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। हाइड्रोजन इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एक्सोस्फीयर, मतलब बाह्य मंडल में जो हाइड्रोजन क्या है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, बाह्य मंडल में। हमारे उससे नीचे एटमॉस्फेयर, उससे नीचे आने पर हाइड्रोजन कम हो जाता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था पहली, इसमें हल्के आने, तो ये भी पढ़ लिया ना। इन द एक्सोस्फीयर हीलियम इज फाउंड इन द हाईएस्ट प्रॉपर्टीज, हाँ, तो बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, ये भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है ये, कि सबसे बाह्य मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम अन्य वायुमंडलीय परतों की तुलना में हाँ, तो मतलब और लेयर्स में उतनी हीलियम नहीं है जितनी इसमें, मतलब इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन है, फिर हीलियम भी इसमें ज्यादा है कंपेयर टू अदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देख मैंने पीवाईक्यू इसमें 2-3 ही रखे हैं, बाकी अभी मेरे पास 20-25 पीवाईक्यू और पढ़े हैं, अगर आपको और देखने हैं ना वो पीवाईक्यू तो कमेंट कर लेना, फिर मैं वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर, विच इज द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिसअपियर एज द वन मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाएंगे बोल तो कौन कौन सी गैसेस भी गायब होंगी, तो ये मैंने पढ़ा था, देखो अभी मैंने पढ़ाया था तुमको, कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से दूर जाते हैं ना तो वैसे वैसे हमारे कुछ गैसेस भी, मुझे कहाँ था वो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैंने अभी वो जो क्वेश्चन करे वो यहीं पे पढ़ाया था, कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में गैसों के गायब होने का क्रम, जैसे जैसे हम वायुमंडल में जाते हैं तो कौन कौन सी गैसें गायब होती है, ठीक है, तो ये यही है वो। बेसिकली मैं जो भी क्वेश्चन, जो भी नोट्स अब तक पढ़ाए ना वो सारे मतलब पीवाईक्यू बेस पे नोट्स बनाए हैं, तो बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, तो ये वाला सही है, ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, फिर दूसरा पीवाईक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्लेस सेकंड इन रिस्पेक्ट टू एविडेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर की कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, तो सबसे दूसरे नंबर की ऑक्सीजन, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन तो सबसे कम पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस इन द, हाँ, तो जो ऑक्सीजन दूसरा क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर तक कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, तो ये भी मैंने पढ़ाया था कि 120 किलोमीटर तक क्या ऑक्सीजन पहुंचती है, और हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर तक थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो एक दो क्वेश्चन और है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज द लार्जेस्ट, तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो ये भी मैंने नोट्स में भी है, मैंने पढ़ाया था कि जो ग्रीन हाउस है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एक्सचेंज बिटवीन डे एंड नाइट, हाँ, तो अगर ये बोल रहा है जो मैंने अभी यहाँ ऊपर ही पढ़ाया था, ठीक है, मैंने कि अगर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, तो दिन और रात में क्या होगा, जो टेम्परेचर वो बहुत बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है इंक्रीज होगा क्या टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे पीवाईक्यू अब तक पूछा गया, ये एनडीए में पूछा गया है, ये भी ये सीडीएस में था, ये एनडीए में था, ये भी एनडीए में है, तो ऐसे मेरे पास और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर लेना, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।